नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम भारत के समुद्र तट की बात करेंगे। जमीन का वह भाग जो समुद्र को छूता है उसे समुद्र तटीय क्षेत्र कहते हैं। और भारत का दक्षिण भाग जो इलाका है वह तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अगर पश्चिम में जाएं इसके दक्षिण भाग के तो अरब सागर है, और पूर्व में जाएं तो बंगाल की खाड़ी है, और नीचे बिल्कुल हिंद महासागर है। तो तीन तरफ से समुद्र से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। प्रायद्वीप का मतलब है जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो। तो क्योंकि भारत का एक बड़ा इलाका समुद्र को छूता है और उस तटों के नाम क्या क्या हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो भारत में 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा है। अगर यहां से हम स्टार्ट करें गुजरात से और चलें तो ये जो रेखा है नीचे तक जो जाती है और बाद में ये पश्चिम बंगाल पर जाकर खत्म होती है। तो 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा है। और इस तटरेखा पर 9 राज्य आती हैं। गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, केरल से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो 9 राज्य हैं जो समुद्री तटरेखा है, जिन 9 राज्यों से ये लगती है। 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, दमन और दीव हैं यहां पर, और पुदुचेरी यहां पर तमिलनाडु में। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको ये तटरेखा छूती है, या 2 केंद्र शासित प्रदेश भी इसी तटरेखा पर स्थित है। तो इस प्रकार से 9 राज्य जो हैं, उन 9 राज्यों की जो सीमा है वो समुद्र को छूती है या समुद्र के ऊपर है। अब बात करें गुजरात की, तो गुजरात में भारत की सबसे लंबी, अगर देखें तो सबसे लंबी समुद्री तटरेखा या समुद्र तट किसका है, तो गुजरात में भारत की सबसे लंबी, यहां से शुरू होकर और यहां महाराष्ट्र तक, तो गुजरात में भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है। और इसकी लंबाई जो है यहां से स्टार्ट करके यहां तक महाराष्ट्र तक 1600 किलोमीटर है। गुजरात के बाद जो दूसरे नंबर पर है वो तमिलनाडु का नंबर आता है। इस राज्य की अगर कन्याकुमारी से बात करें और आंध्र प्रदेश तक, तो इस राज्य की समुद्री तटरेखा की लंबाई जो है वो 1076 किलोमीटर है, जहां गुजरात की 1600 किलोमीटर है। तो गुजरात के बाद तमिलनाडु जो है वो दूसरे नंबर पर आता है, जिसकी सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है और लंबाई है उसकी 1076 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है, यहां से स्टार्ट करें और यहां तक जाएं, आंध्र प्रदेश आता है। और आंध्र प्रदेश की समुद्री तटरेखा की लंबाई जो हम कहें वो 974 किलोमीटर है। महाराष्ट्र चौथे नंबर पर आता है, जिसकी समुद्री तटरेखा की जो लंबाई है, यहां से अगर हम लेकर चलें और गोवा तक जाएं, गोवा तक चलें, तो समुद्री तटरेखा की जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। और इसके बाद जो आता है वो केरल का नंबर आता है। केरल की समुद्री तटरेखा की जो लंबाई है वो 580 किलोमीटर है, और यह 5वें नंबर पर आता है। बात करें समुद्री तटरेखा की, तो इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हर राज्य में समुद्री तटरेखा का नाम अलग अलग है। तो गुजरात में जो 1600 किलोमीटर की जो समुद्री तटरेखा है, उस तटरेखा को 2 भागों में बांटा जाता है। यहां से पाकिस्तान से शुरू करें और यहां तक चले तो इस समुद्री तटरेखा को कच्छ का तट कहते हैं, कच्छ का तट। और इसके बाद जो यहां से स्टार्ट होती है समुद्री रेखा, इसको काठियावाड़ तट कहते हैं।
ध्यान से नोट करने वाली बात है, क्योंकि परीक्षा में जब ये प्रश्न आते हैं तब क्लियर नहीं हो पाता है। तो ऊपर वाला जो भाग है जिसमें कच्छ का रण भी जिसको हम कहते हैं, तो ऊपर वाली की जो तट रेखा है समुद्र की उसको हम कच्छ का तट कहते हैं, और नीचे वाला जो है उसको हम काठियावाड़ तट कहते हैं। और उसके बाद है जो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से चलकर जो गोवा तक का जो समुद्री तट रेखा है, जिसकी जो लंबाई हमने आपको बताई थी 720 किलोमीटर है, इस तट रेखा को या इस तट को कोंकण तट कहा जाता है। ध्यान से सुन लीजिए कि महाराष्ट्र जो है वो जहां गोवा तक जो तट जाता है, समुद्र का जो तटीय रेखा है उसको कोंकण तट कहते हैं। और इसी प्रकार गोवा से अगर हम यहां से स्टार्ट करें, गोवा से और कर्नाटक तक की जो समुद्री तट रेखा है, गोवा से कर्नाटक तक की जो समुद्री तट रेखा है उसको कन्नड़ तट कहते हैं, या फिर कैनरा तट भी इसको हम कहते हैं। कन्नड़ बोली जाती है क्योंकि कर्नाटक में, तो इसको कन्नड़ तट भी हम कहते हैं, कन्नड़ तट या कैनरा तट। इसी प्रकार अगर केरल में समुद्री तट रेखा की बात करें, जो कर्नाटक से शुरू, कर्नाटक जहां पर खत्म होता है वहां से शुरू होकर और कन्याकुमारी तक ये जो तट रेखा है केरल में, समुद्री तट रेखा को जो यहां से शुरू होकर यहां तक जाती है कन्याकुमारी तक, इसको हम मालाबार तट कहा जाता है। और कन्याकुमारी भारत की वह भूमि है या भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है। यहाँ पर भारत की भूमि जो है वो खत्म हो जाती है कन्याकुमारी पर आकर, और यहीं पर जो है ये अंतिम छोर है भारत की भूमि का, और यहीं पर जो है हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मिलता है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मिलता है, कन्याकुमारी वो जगह है। इसके बाद बात आती है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की जो समुद्री तट रेखा है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। कन्याकुमारी से शुरू होकर और जहां पर आंध्र प्रदेश स्टार्ट होता है वहां तक की जो समुद्री तट रेखा है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। यह चोल वंश द्वारा शासित क्षेत्र था, चोल वंश द्वारा शासित क्षेत्र था, इसलिए तमिल में से चोल मंडल कहते थे। बाद में पुर्तगाली लोगों ने इस चोल मंडल को बिगाड़कर कोरोमंडल कहना शुरू कर दिया और तब से इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश की जो समुद्री तट रेखा है जो उड़ीसा तक जाती है उसको आंध्र तट कहा जाता है, और इसी प्रकार जो उड़ीसा की समुद्री तट रेखा है जो पश्चिम बंगाल के तक जाती है उसको उत्कल तट कहा जाता है, उत्कल तट। इसी प्रकार जो पश्चिम बंगाल की समुद्री तट रेखा है उसको बंग तट कहा जाता है। लेकिन बात करें तो इसी प्रकार हम कहें कि कई जो भूगोल वेता हैं वो कन्याकुमारी से जो आंध्र प्रदेश का कृष्णा नदी जहां पर जाकर समुद्र में गिरती है, कृष्णा नदी की हम बात कर रहे हैं, एरो के आप देख रहे हैं, कन्याकुमारी से शुरू होकर और आंध्र प्रदेश का बीच, यहां पर जो है कृष्णा जो नदी है वो समुद्र में जाकर गिरती है। इतनी बड़ी समुद्र तटीय रेखा को कोरोमंडल तट कहते हैं। यहां से कन्याकुमारी से शुरू होकर जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी जहां पर समुद्र में जाकर गिरती है, उतनी बड़ी समुद्र तटीय रेखा को या इतने बड़े तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, कुछ भूगोलवेता इसको। और इसी प्रकार जो आंध्र प्रदेश के जो कृष्णा नदी से शुरू होता है समुद्र का तट और जाकर उड़ीसा जहां पर पश्चिम बंगाल शुरू होता है, उस वहां तक का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है इस वाले तट को वो उत्तरी सरकार तट कहा जाता है।